हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इनकम टैक्स। देन इको में डिस्कस करेंगे कॉब डॉगलस फंक्शन एंड लर्निंग कर्व। उसके बाद मैंने एक लिस्ट मुझे मिली कहीं से जिसमें कि सारी आपकी थ्योरीज हैं और उनके फाउंडर्स के नेम लिखे हुए हैं। तो एक ही जगह पे ऑलमोस्ट काफी सारी वहां पर जो थ्योरीज हैं वो कवर हुई हैं। आफ्टर दैट कुछ जो पार्ट स्टैट्स में से रह गया था और अकाउंटेंसी में से रह गया था, तो वो सारा डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबी चले, तो प्लीज बेयर विथ इट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इनकम टैक्स से। तो लास्ट ईयर या फिर उससे पिछले साल आपका एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि उन्होंने आपसे पूछा था कि कौन सा ऑप्शन इनमें से चार्ज होता है एज अ सैलरी। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट है। तो सैलरी क्या क्या इंक्लूड करती है? सबसे पहले वेजेस, देन एनी एन्युटी और पेंशन, देन एनी ग्रेट्युटी, एनी फीस, कमीशन, प्री रिक्विजिट और प्रॉफिट्स in lieu or of or in addition to any salary or wages, any advance salary, any payment received by an employee in respect of any period of leave not availed by him. So लास्ट के तीन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑप्शंस वो नहीं देते हैं। तो आप ये याद रखना कि वेजेस आपका सैलरी के अंदर आता है, एन्युटी और पेंशन, ग्रेट्युटी, फीस, कमीशन, प्री रिक्विजिट्स, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस। नाउ इसके अलावा जितना भी ये जो आपकी एग्रीगेट है अबव इनकम्स का, जब इनका एग्रीगेट आता है आफ्टर एग्जेम्पशंस आर अवेलेबल, अगर है एग्जेम्पशन इन दैट केस, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। नाउ जब ग्रॉस सैलरी आपके पास आ जाती है तो दो डिडक्शंस भी यहाँ पर अलाउ होती हैं अंडर सेक्शन 16। तो सबसे पहला है आपके पास डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड देन यू हैव डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एनी सम पेड टुवर्ड्स टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो आपको यहाँ पे सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सेक्शन नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे सब सेक्शन भी दे रखे हैं, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना कि फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी द टू डिडक्शंस आर अलाउड अंडर सेक्शन 16, और कौन कौन सी है? एंटरटेनमेंट अलाउंस और एनी सम पेड टुवर्ड्स टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद यू हैव इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपकी तीन कंडीशन है। सबसे पहला तो जो भी लैंड या बिल्डिंग है वो होनी चाहिए। प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे क्या है? कोई लैंड या फिर बिल्डिंग। जो भी एसेसी है वो उस पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। देन द प्रॉपर्टी मे बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, but it should not be used by the owner for the purpose of any business or profession carried on him, the profit of which are chargeable to tax. If the property is used for business or profession, it shall not be chargeable to tax. नाउ देन यू हैव कुछ ऐसे केसेस जहां पर कि आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज नॉट चार्ज टू टैक्स। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे आपके पास फार्म हाउस। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है इसके लिए कि इनकम फ्रॉम एनी बिल्डिंग owned or occupied by an agriculturist or receiver of rent revenue of such land provided. ओके, सो ये वाला पार्ट आपका मतलब फार्म हाउसेस नहीं होंगे आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्सेबल। देन यू हैव प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। तो जो भी एनजीओ है या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए जो भी प्रॉपर्टी है वो भी एग्जेम्प्ट है टैक्स से। देन हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। अगर हाउस प्रॉपर्टी आपके अपने किसी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है, इन दैट केस वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। देन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस भी नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें तो आप रह ही रहे हो। उसके बाद है आपके पास हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन लोकल अथॉरिटी। तो जो भी ये किसी ने ट्रेड यूनियन या फिर लोकल अथॉरिटी के अंडर रजिस्टर है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। देन पैलेस ऑफ अ एक्स रूलर, तो ये भी आपका चार्ज नहीं होगा व्हेन इनकम इज फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देन यू हैव बेसिस ऑफ चार्जेस। ये आता है आपके पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स आपके पास यहाँ पे आ जाता है
Okay, any profit or gains arising from the transfer of capital asset. Now ये capital asset क्या होते हैं, ये आपको नीचे इन्होंने पूरा एक list दिया हुआ है. In the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place, unless such capital gain is exempted under section 54, 54B एंड ये सारे जो सेक्शंस है. तो ये सब तो नहीं आने वाला है, तो इसलिए हम डायरेक्ट अब कहाँ चलते हैं कि कैपिटल एसेट क्या होता है आपका. तो कैपिटल एसेट होता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी whether or not connected with his business or profession. Any securities held by foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with the regulation made under the Securities and Exchange Board of India Act 1992. पर कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें नहीं आती हैं वो आपको यहाँ पर बता रखा है. एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन द सिक्योरिटीज रेफर्ड टू इन सब क्लॉज बी. तो यहाँ पे जो ये सिक्योरिटीज है इसके अलावा बात की गई है, तो कोई स्टॉक इन ट्रेड आपका नहीं आएगा इसमें. कंज्यूमेबल स्टोर्स या फिर रॉ मटेरियल्स held for purpose of his business or profession. Then personal effect, that is to say कोई movable property जैसे कि आपके पास wearing apparel या फिर furniture हो गया, held for personal use by the assessee or any member of his family dependent on him. However, the following assets shall not be treated as personal effect though these assets are movable and may be held for पर्सनल यूज. जैसे यहाँ पे ये सारी चीजें दे रखी हैं, ये पर्सनल यूज के लिए हैं और मूवेबल भी हैं, बट फिर भी हम इनको पर्सनल इफेक्ट के अंदर नहीं लेते हैं. तो जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स या फिर कोई भी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारा का सारा आपके पर्सनल इफेक्ट के अंदर नहीं आता है. देन यू हैव एक और चीज लास्ट इसके अंदर थर्ड है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया. तो ऐसा कोई भी एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया जो कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है. तो क्या मतलब है इसका कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए. तो यहाँ पे कुछ और भी डेफिनेशंस दे रखे हैं बट दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो मैं ये वाला नहीं करवा रही हूँ आपको. नाउ इसके बाद यू हैव दो टाइप के एसेट्स होते हैं आपके पास. एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. तो शॉर्ट टर्म क्या होता है, अ कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 months immediately preceding the date of its transfer is known as short term capital asset. तो सब ये 36 मंथ से नीचे होना चाहिए, तो मतलब लॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा, जो भी 36 मंथ से ऊपर होगा वो आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा. ओके, तो इसमें क्या क्या आ जाता है आपके पास, अ सिक्योरिटी इंक्लूडिंग शेयर्स अदर देन यूनिट लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर अ जीरो कूपन बॉन्ड. तो ये आ जाता है आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट. अब मैंने लॉन्ग टर्म की लिस्ट नहीं प्रोवाइड की, इसीलिए नहीं किया क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि 36 मंथ से जो भी ऊपर होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा. नाउ सी, यहाँ पे अब हमने डिस्कस किया है other incomes which are normally included under the head income from other sources. इसके अंदर एक और पार्ट था जिसमें कि आपकी कुछ स्पेशलाइज्ड इनकम थी जो कि आपके इस पर्टिकुलर हेड के अंदर आती हैं. वो मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि उनका कुछ ज्यादा ही बड़ा एक्सप्लेनेशन दे रखा था उन्होंने, और वो मुझे नहीं लग रहा था कि इतने बड़े बड़े ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं. तो मैंने ये वाला पार्ट लिया है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें ऐसी है ना जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला है, examinership fees received by a teacher from an institution other than his employer. तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई आपको लगे कि सैलरी में तो नहीं है ये, या फिर बिजनेस और प्रोफेशन में तो नहीं है, या फिर इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी बाय अ टेनेंट, कैजुअल इनकम, इंश्योरेंस कमीशन, फैमिली पेंशन, डायरेक्टर सिटिंग फी फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग. जैसे ये वाला है फोर्थ, तो डायरेक्टर सिटिंग फी फॉर, यहाँ पे फी लिखा हुआ आ गया तो आपको क्या लगेगा कि ये सैलरी के अंदर है, पर ये सैलरी के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. देन यू हैव इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट विद कंपनीज, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, income from undisclosed sources,
रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि उनकी सैलरी है तो सैलरी के हेड में आना चाहिए, पर नहीं, ये किस में आ रहा है, income from other sources. Then you have interest on securities of foreign government and total interest till date on employees contribution, पूरा read कर लो आप. Then rent from a vacant piece of plot of land, agricultural income, interest received on delayed refund of income tax, income from royalty, director's commission for standing as a guarantor to bankers. तो काफी सारे इसमें हैं यहाँ पे. Income from racing establishment, income from granting of mining rights, income from markets, fisheries, ये भी ऐसा लगेगा जैसे कि भाई ये बिजनेस में आ रहा है. Income from grant of grazing right, interest paid by the government on excess payment of advance, etc. Income received from discontinuance of business. तो ये कुछ चीजें थी आपके पास जो कि आती हैं आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. नाउ मैं कुछ डिडक्शंस आपको बताने वाली हूँ. तो जब मैं देख रही थी ना तो काफी कुछ लिखा हुआ था, तो आई फेल्ट कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन, जैसे यहाँ पे ये 80C है तो यहाँ पे क्या आता है, deduction in respect of life insurance premium, deferred annuity, contribution to provident fund, subscription to certain equity shares और debentures, ये आता है आपके पास deduction under section 80C. ऐसे ही आपके पास एक और सेक्शन है डिडक्शन अंडर 80D, उसके अंदर आपके पास आता है कुछ पर्सन विथ डिसेबिलिटी से रिलेटेड. तो आपको ये मेन हेडिंग याद रखनी है, तो आप ये वाला चीज याद रखो. आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कुछ ज्यादा डिटेल में वो जाने वाले हैं. ओके, सो इसलिए मैंने ज्यादा नहीं किया है. ये आप या तो गूगल कर लेना या फिर अगर आपके पास बुक है आपकी तो उसमें से देख सकते हो. नाउ अब हम मूव करते हैं. ये टेबल है एक, इसमें काफी जो सिग्निफिकेंट मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरीज थी वो सारा बता रखा है कि कौन से ईयर में आई और कौन उनका कंट्रीब्यूटर था. तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, टेलर था साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेयो, ये इनका नाम है पूरा एल्टन मेयो, तो इन्होंने हॉथन स्टडीज दिया था. फिर है बर्नर्ड, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कॉश एंड फ्रेंच मिशिगन स्टडीज, स्टॉकडेल ओहियो स्टेट स्टडीज, होमन्स ह्यूमन ग्रुप, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, मैग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. देन यहाँ पे है तेनेम्बम एंड शिमिट्स continuum of leader behavior, Blake and Morton managerial grid, McClelland achievement theory, Herzberg motivation hygiene, Likert systems 1-4. Then you have Fidder contingency model, Argyris maturity immaturity, Redden 3D management style, Hershey and Blanchard situational leadership, Vroom-Yaten contingency model, House-Mitchell path goal, Vroom expectancy theory, House charismatic leadership, Burns transformational leadership, Kerr and Jermier substitutes for leadership, McCall and Lombardo fatal leadership flaws, Bennis Nanus leadership competencies, Tiki Devana transformational leadership, Men's super leadership, Yelk integrating model, Conway principle centered leadership, Johnson SOAR model, Pensigro transformational model. Then you have Geilenbaum organizational कौन. तो ये कुछ थ्योरीज थी, इसमें से काफी सारों के तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, बट ये मेरे को एक ही जगह पे पूरा मिल गया था, तो आप इसको रीड कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मतलब 2-3 बार रीड कर लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ आता भी है तो हो सकता है कि वो सही हो जाए आपका. ओके, सो एक बार आप इसको देख लेना. नाउ मूविंग ऑन टू कॉब डॉगलस फंक्शन. जिसने पेपर सॉल्व किया होगा उसको पता होगा कि लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन आया था. तो कॉब डॉगलस फंक्शन का फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो कुछ फॉर्मूला इसका इस तरीके से होता है, Q इज इक्वल टू A L रेस टू पावर अल्फा K रेस टू पावर बीटा. तो यहाँ पे Q क्या है आपके पास, आउटपुट इन फिजिकल यूनिट्स, L stands for quantity of labor, K stands for quantity of capital,
A, alpha and beta are positive parameters estimated in each case from the data. Now ये किस तरीके से होता है वो देखते हैं. And A refers to technology. सो यहाँ पे हमने बोला है कि जितना एडवांस आपकी टेक्नोलॉजी होती रहेगी उतना ही जो वैल्यू है ए की वो भी बढ़ती रहेगी. और जो पैरामीटर है आपके पास अल्फा, इट रेफर्स टू द परसेंटेज इंक्रीज इन क्यू फॉर 1% इंक्रीज इन एल while holding k constant. तो 10 अल्फा को हम क्या कहते हैं, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, कि कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा अल्फा में अगर हम 1% इंक्रीज कर देंगे, कितना परसेंटेज इंक्रीज आएगा क्यू में अगर हम 1% इंक्रीज करें एल में, जबकि आपका जो के कैपिटल है वो कांस्टेंट रहे. तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है. इन्होंने बोला सपोज आपका जो अल्फा की वैल्यू है वो है 0.7. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने 1% इंक्रीज किया अपनी लेबर की क्वांटिटी में और आपका कैपिटल कांस्टेंट था, देन इट लीड्स टू 0.7% इंक्रीज इन आउटपुट. सो इसलिए हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो आउटपुट इलास्टिसिटी है ऑफ लेबर दैट इज अल्फा, वो कितना हो जाएगा 0.7. इसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल का. तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू हो गई 0.3. तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1% इंक्रीज इन के व्हाइल होल्डिंग एल कांस्टेंट लीड्स टू 0.3% इंक्रीज इन क्यू. तो यहाँ पे आपका वही बता रखा है कि बीटा हो गया आपके पास 0.3. तो जब भी आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. आई गेस यही वाला जो पार्ट था वो आया था लास्ट ईयर. और ये जो अनदर नेम फॉर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का और क्या है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1. नाउ ऐसा भी केस हो सकता है कि जहां पे आपका अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 1. तो ग्रेटर देन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. वैसे ही अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज लेस देन 1 तो वहां पे हो जाएगा आपके पास डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. इतना याद रखो, अगर इक्वल टू 1 है देन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसको हम होमोजीनियस डिग्री भी कहते हैं 1. अगर वो मोर देन 1 है तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अगर वो लेस देन 1 है तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. आफ्टर दैट यू हैव लर्निंग कर्व. तो लर्निंग कर्व मुझे नहीं पता कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पर ये आर.एस. गुप्ता में था तो इसलिए मैं बता रही हूँ, सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ. तो इट शोज द डिक्लाइन in the average input cost of production with rising cumulative total outputs of the firm over time. ओके, सो इसमें कुछ एक एग्जाम्पल भी ले रखा है जहां पे इन्होंने बोला है कि इट माइट टेक ओनली 1000 आवर्स फॉर एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर टू असेंबल 100 एयरक्राफ्ट, बट ओनली 700 आवर्स टू असेंबल 200 एयरक्राफ्ट. तो यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे आपको एक काम करने की आदत हो जाती है तो आप कम टाइम लेते हो और आप एफिशिएंट बन जाते हो, especially when the production process is relatively new. Okay, so contrast this with the economies of scale, which refers to declining long run average cost of the firm's output per unit period increases. Now ये है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. अब यहाँ से थोड़ा बहुत स्टैट्स के बारे में हम करेंगे जिसमें कि प्रोबेबिलिटी वगैरह का भी मैंने कुछ बता रखी हैं चीजें आपको, और कोरिलेशन रिग्रेशन का जो भी मुझे मिल पाया वो सारा है. तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, एसिम्प्टोटिक होती है, टू द एक्स एक्सिस, यूनिमॉडल होती है, और यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल आपके पास रहते हैं. नाउ जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं. एक है आपके पास मीन एंड अदर इज स्टैंडर्ड डिविएशन. So for every pair of these values, there is a distinct normal distribution. The distribution with mean, जिसको आप mu से denote करते हो, अगर mean 0 है और standard deviation आपका 1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, standardized normal distribution. The proportion of area lying in a given interval of the total area
under the normal curve gives probability that the variable in question we will take value within the इंटरवल। तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका नहीं है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में तब आप ये चीज पढ़ोगे कि जेड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ये जो नॉर्मल कर्व है इसका एरिया कैसे निकालते हो। बस इतना याद रखना कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो आप जेड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो, जेड टेस्ट कहते हैं इसको, जेड की वैल्यू आपको निकालनी होती है इसमें। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी तो आपको आती है कि नंबर ऑफ टाइम्स द इवेंट अकर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रायल्स, और एक थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी होती है। तो इसमें क्या है कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। उसके बाद आता है आपके पास थ्योरम ऑफ एडिशन। तो ये मैंने कहाँ यूज किया था, मतलब जब भी वो क्वेश्चन में देते हैं ना कि मान लो आपके पास दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो मैं इन दैट केस उनको ऐड कर देती हूँ। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने बोला था इवेंट ए की है आई गेस 0.5 और इवेंट बी की है 0.2 और कंबाइन किया था कुछ, तो आपका आंसर आया था 0.7। तो उन्होंने आपसे पूछा था कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं उनका टाइप पूछा था। तो जब भी मेरे अकॉर्डिंग मैं इसी तरीके से करती हूँ कि अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो ऐड हो रखी हैं, दैट मीन्स कि वो जो इवेंट्स थे वो थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, और अगर वो मल्टीप्लाई मतलब उन्होंने प्रोडक्ट निकाल रखा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं आपके पास। उसके बाद यहाँ पे कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी होती है आपके पास, जहाँ पे कंडीशन देते हैं हम, जैसे कि मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई मैनेजर हम चूज करते हैं तो वो मेल हो, साथ में उसने एमबीए ना किया हो। तो ये आपने कुछ कंडीशंस दे दी, एक पूरा आपको पास डेटा दिया हुआ था जिसमें विमेन भी थे मेन भी थे, किसी ने एमबीए किया हुआ था किसी ने एमबीए नहीं किया हुआ था, कोई मैनेजर था कोई नहीं मैनेजर था। तो इन दैट केस उन्होंने कुछ कुछ कंडीशंस आपको दे दी। देन यू हैव थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, पर ये वाला चीज मैंने नहीं किया था, सॉरी। ओके, यस, ओके। सो गड़बड़ होती रहती है इसमें। ओके, नाउ वी कम टू स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो यहाँ पे क्या है आपके पास कि दोनों ही रिलेटेड हैं टू द शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व। स्क्यूनेस क्या होती है, लैक ऑफ सिमेट्री, which implies that mean median mode are unequal in such a case। अगर स्क्यूनेस पॉजिटिव होती है जब आपकी जो टेल है वो लॉन्गर है टू द राइट, नेगेटिव होती है when it is on the लेफ्ट। तो ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई एक कर्व भी बनाते हो मतलब कार्टेशियन प्लेन में जो लेफ्ट साइड होती है वहां पे नेगेटिव आता है, तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज्यादा लंबी है तो मतलब कि नेगेटिव होगी स्क्यूनेस, और अगर राइट हैंड साइड की तरफ ज्यादा लंबी है तो वो पॉजिटिव होगी। तो 3 मेजर्स हैं आपके पास स्क्यूनेस के जो कि दिए हैं कार्ल पियर्सन ने। कार्ल पियर्सन का किस पे बेस्ड है, एवरेज और स्टैंडर्ड डिविएशन। ये याद रखना क्योंकि ये थोड़ा सा आपको आ सकता है क्वेश्चन। तो कार्ल पियर्सन का इज बेस्ड ऑन एवरेजेस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। बॉले का है आपके पास मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। केली का बेस्ड ऑन मीडियन एंड द 10th एंड 90th परसेंटाइल। उसके बाद यू हैव कोर्टोसिस। ये होता है आपके पास की हाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व। तो यहाँ पे आपके पास 3 तरह के होते हैं, मेसो, लेप्टो एंड प्लैटिक। सो 5 पॉइंट समरी comprising lowest and highest values, medians and 2 quartiles is often used to learn about a given distribution. Then you have moments। moments का एक क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था, अगर पेपर आपको पता देखा हो आपने तो एक मोमेंट्स का क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया था। तो उसमें कुछ यही था आई गेस। हाँ, द फर्स्ट मोमेंट अबाउट 0 is equal to mean। the first moment about mean is equal to 0।
द सेकेंड सेंट्रल मोमेंट इज द वेरिएशन। तो फर्स्ट मोमेंट क्या बताता है आपके पास मीन और वो 0 होता है। सेकेंड बताता है आपको वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। देन यू हैव थर्ड मोमेंट जो कि पॉजिटिव होता है, द स्क्यूनेस इज पॉजिटिव वाइल इफ इट इज नेगेटिव द स्क्यूनेस इज नेगेटिव। तो आपका जो थर्ड मोमेंट है वो क्या बताता है आपके पास, स्क्यूनेस। यस, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि अगर बीटा 3 है तो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेसो होगा, प्लेटिक होगा, नहीं तो लेप्टो होगा। ये कुछ चीजें बता रखी हैं पर इतना ज्यादा डिटेल में आई गेस नहीं जाना चाहिए हमें। देन लास्ट है आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, एस्टिमेटिंग वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे मैं बोलूं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या फिर a x प्लस b, तो इन दिस केस आप x की हेल्प से y की वैल्यू निकाल रहे हो, तो ये आ गया आपके पास रिग्रेशन। तो यहाँ पे होता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट होता है जिसको आप एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे हमारे वाले केस में है y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी हेल्प लेके आप एस्टिमेट कर रहे हो, तो जैसे कि x हमारे वाले केस में। तो सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और हमारी एजम्पशन होती है कि लीनियर रिलेशनशिप रहता है टू वेरिएबल्स के बीच में। सो फॉर सी यहाँ पे when correlation between two variables is perfect, the two regression equations are reversible because they actually represent the same line, और two regression lines intersect at mean values of x and y। तो जितना ज्यादा वो क्लोज होंगी रिग्रेशन लाइंस उतना ही आपका हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा। नाउ 2000 आई गेस 18 में क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू योर मास्टर बजट। तो मैंने क्या किया, जितने भी की टर्म्स थे वो ले लिए। तो बजट क्या होता है, आपके पास एक प्लान होता है रिलेटिंग टू अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, एक्सप्रेस्ड आइदर इन मॉनेटरी और क्वांटिटेटिव टर्म्स, या फिर दोनों भी हो सकता है। तो बजटिंग क्या होता है, जिस प्रोसेस से आप बजट बनाते हो दैट इज नोन एज बजटिंग। बजटरी कंट्रोल क्या होता है कि एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप अपना जो प्रिपरेशन ऑफ बजट है उसको कंट्रोल करते हो। नाउ फंक्शनल बजट्स क्या होते हैं, जब आप हर एक फंक्शन के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, परचेज, लेबर या फिर कैश बजट, हर एक फंक्शन जो भी आपके बिजनेस में हो रहा है उसके लिए सेपरेट बजट प्रिपेयर कर रहे हो, उनको हम कहते हैं फंक्शनल बजट। मास्टर बजट क्या होता है, पूरा जो समरी होता है फंक्शनल बजट का, मतलब सारे बजट एक साथ मिलके आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। फिक्स्ड बजट क्या होता है, जो कि आपका वन लेवल ऑफ आउटपुट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। फ्लेक्सिबल बजट होता है आपके पास which is designed to change in relation to the level of activity attained। then zero based budgeting एक टाइप का बजटरी कंट्रोल है। इसमें क्या होता है आपके पास कि प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स हैं आप उनको नहीं लेते हो बेस नेक्स्ट ईयर का बजट प्रिपेयर करने के लिए। इंस्टेड आप क्या करते हो, शुरू से बनाते हो, मतलब सारी चीजों को जीरो ले लेते हो और फिर एक और बजट बनाते हो। तो the budget is prepared as if it is being prepared for a new company for the first time। then you have performance budgeting। ये relatively एक नया concept है which focuses on functions, programs and activities as it lays emphasis on achievement of physical targets। तो ये था आपके पास बजट चैप्टर में से। नाउ यू हैव एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से पिछले बार एक क्वेश्चन आया था कि आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना था अकॉर्डिंग टू मार्जिनल या फिर वेरिएबल कॉस्टिंग। तो इसमें क्या होता है आपके पास, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसके अंडर आप जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स्ड है, उनको हम प्रोडक्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं। वाइल जितने भी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं जैसे कि सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, उनको आप पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हो। मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या होता है कि आप इनकम डिटर्मिनेशन करते हो सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है आपका वो प्रोडक्ट कॉस्ट की तरह ट्रीट होगा, और जितने भी
फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको आप पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हो और वो डायरेक्टली चार्ज करते हो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं था, उसके अंदर आपको सेल्स दे रखी थी, आपकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखा था और आई गेस फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा था। तो आपको क्या करना था, सिंपल जो भी सेलिंग प्राइस दे रखा था और आउटपुट दे रखा था उसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना था। देन वेरिएबल कॉस्ट जो दे रखा था उनको आउटपुट से मल्टीप्लाई करना था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता। उसके बाद आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते, आपके पास प्रॉफिट आ जाता। आई गेस उसका आंसर कुछ 250 lakhs था या 2.5। नाउ यू हैव प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, which are included in the cost of the product in absorption costing। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, सारे प्रोडक्ट कॉस्ट में आते हैं। पर वेरिएबल कॉस्टिंग में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं। पीरियड कॉस्ट जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में नहीं यूज होते, तो एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड, ये सारे आते हैं आपके पास पीरियड कॉस्ट के अंदर। नाउ ये आई गेस इतना क्लियर नहीं है, पर ये मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा। तो ये एक ब्रेक इवन का चार्ट है, मुझे याद नहीं है कौन से टाइम पे ये क्वेश्चन आया था, पर ये एक बार आया हुआ है और उन्होंने पूछा था कुछ कि ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है उसको आप कैसे ट्रीट करते हो, मतलब वो क्या होता है। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा ग्राफ आपको दिखा रही हूँ एंड आई होप कि ये दिख रहा है सही से, या अब ठीक है। तो आप वाई एक्सिस पे लेते हो कॉस्ट या फिर रेवेन्यू, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और यहाँ पे लेते हो प्रोडक्शन और सेल्स। तो ये वाला जो एरिया है 0 to 60, ये है आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट की, ये इन एनी केस होने ही वाला है आपका। जहां पर आपका ये सेल्स की जो लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन है, ये आपकी सेल्स की लाइन है। देन ये वाली जो लाइन है ये आपकी कॉस्ट की लाइन है। जहां पर भी ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन होता है वो होता है आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट। और अगर आप इधर की साइड, मतलब इसका जो पॉइंट की वैल्यू वाई एक्सिस पे देखोगे तो आपके पास आपका ब्रेक इवन जो अमाउंट में सेल की अमाउंट आएगी वो आ जाएगी, और यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स वाला जो पार्ट है वो आ जाएगा। देन यहाँ पे है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला जो एरिया होगा सेल्स और टोटल कॉस्ट के जो बीच वाला एरिया है ये प्रॉफिट है, जब आपने अपना फिक्स्ड कॉस्ट पूरा कवर कर लिया है। ये यहाँ से लेकर फिक्स्ड कॉस्ट से लेकर कॉस्ट लाइन का ये जो ऊपर वाला एरिया है ये आपका वेरिएबल कॉस्ट है, और ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये एक्चुअल सेल्स है। ठीक है, तो जहां पे भी आपकी एक्चुअल सेल्स हुई है और जहां पे भी आपकी ब्रेक इवन सेल्स है उसका जो बीच वाला एरिया होगा वो होगा आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो या तो आप ये ड्रॉ करके वहां पे देख सकते हो एक बार कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वरना सिंपली जिस भी तरीके से आप कर पाओ कर लेना। बस ये याद रखना मेन चीजें जो है इसमें। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था मेक और बाय का, तो उसमें क्या करते हैं हम, ये कुछ कॉस्ट दे रखे हैं जैसे रेलेवेंट कॉस्ट, ये फ्यूचर कॉस्ट होते हैं विच डिफर अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस एंड आर यूज्ड इन मेकिंग डिसीजंस। इररेलेवेंट कॉस्ट, तो रेलेवेंट कॉस्ट कहाँ यूज होते हैं आपके पास कि हमें प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, तो मेकिंग डिसीजन में आपका रेलेवेंट कॉस्ट यूज होती है। इररेलेवेंट कॉस्ट जो कि वर इनकर्ड इन द पास्ट एंड आल्सो व्हिच डू नॉट चेंज बिटवीन अल्टरनेटिव्स। तो जो अल्टरनेटिव्स के बीच में चेंज होंगी, जैसे एक चीज को करने के आपके पास 2-3 अल्टरनेटिव्स हैं, तो अगर वो चेंज होती है चीजें कॉस्ट तो वो रेलेवेंट हो जाएगा, नहीं चेंज हो रही है तो वो इररेलेवेंट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस डिसीजंस, तो लॉन्ग रन के अंदर जब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस रहते हैं तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि सेलिंग प्राइस आपका सारा जो कवर टोटल कॉस्ट है उसको कवर करे और आपको एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी दे। पर काफी बार ऐसा होता है जब मार्केट में स्पेशल कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि डिप्रेशन, कंपटीशन, एक्सपोर्टिंग, तो मैनेजमेंट को अपना जो प्रोडक्ट है वो एक स्पेशल प्राइस पे सेल करना होता है जो कि लोअर भी हो सकता है
टोटल कॉस्ट से। पर ये चीज आप सिर्फ शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही कर सकते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं कर सकते हो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे जियो जब आया था तो काफी कम प्राइस में नेट फैसिलिटीज दे रहा था, पर अब लॉन्ग रन में वो नहीं कर सकता, कुछ महीने तक कर लिया बट अब ज्यादा नहीं कर सकता। देन यू हैव मेक और बाय डिसीजन। तो काफी बार कंपनी के पास चॉइस रहती है कि या तो बाहर से खरीद लो कोई चीज या फिर अपने यहाँ पर बना लो। तो कब होता है, आपको वेरिएबल कॉस्ट देखना होता है इसमें, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो आप बनाओगे तब भी जाएगा, नहीं बनाओगे तब भी जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करो, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट देखो। अगर वेरिएबल कॉस्ट आउटसाइड सप्लायर्स के प्राइस से कंपेयर करो, it is profitable to buy from outside supplier if supplier's price is below firm's own variable cost। तो मान लो कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग में और जो भी ये बनाने का जो भी खर्चा आ रहा था आपका वेरिएबल कॉस्ट का, वो था कुछ 10 रुपीज पर यूनिट, और जो सप्लायर है वो आपको 7 रुपए पर यूनिट पे वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो बेटर है कि आप खरीद लो, तो आपको 3 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। देन यू हैव प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, कि जो भी प्रोडक्ट ज्यादा आपको कंट्रीब्यूशन जिसका हाई है उसके हिसाब से आप अपना प्रॉफिटेबल मिक्स जो है वो देखोगे कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट, 4-5 प्रोडक्ट आप बनाते हो तो कौन से वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनाओ, कौन सा कम करो। फिर ऐसे ही आपके पास आता है suitable method of production, that you have differential cost। differential cost क्या होता है, difference in the cost of two alternatives। Differential cost analysis is a technique to help in decision making. Here decisions are based on comparison of differential cost and incremental revenue। अब incremental revenue क्या होता है, it is an increase in revenue due to change in alternative course of action। नाउ लास्ट बट इम्पॉर्टेंट, लास्ट ईयर पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का जिसमें कि आप सेग्रीगेट कर देते हो रेवेन्यू और कॉस्ट को इनटू पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी in order to monitor and assess the performance of each part of an organization। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर में क्या आ जाता है आपके पास, is a division of the organization where an individual manager is held responsible for its division's performance। Cost center, a responsibility center is a cost center when the manager is accountable for the cost that are under his control। ऐसे ही revenue वाला कौन सा हो जाएगा, in which manager controls revenue। प्रॉफिट हो जाएगा where manager is accountable for sales revenue as well as cost। इन्वेस्टमेंट सेंटर हो जाएगा आपके पास जब मैनेजर is responsible for sales revenue and cost, and in addition is responsible for some capital investment decisions relating to working capital management, capital structure and capitalization etc। ये था आपका पूरा अबाउट अकाउंटिंग। नाउ हमारे पास थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस है, इसको मैं यूज करना चाहूंगी। और ओके सो हमारे पास 2-3 क्वेश्चन आते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के। तो उसमें क्या होता है, आपको वेरिएबल कॉस्ट दे रखा होगा, जैसे सपोज वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने बोला आपको कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है 2 रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट था आपके पास 50,000 और आपका जो सेलिंग कॉस्ट है वो है सपोज 10 रुपीज या फिर हाँ चलो 10 ही मान लो। तो आपका ब्रेक इवन जो यूनिट्स है या फिर ब्रेक इवन सेल्स कैसे आएगी, तो मैं इसको किस तरीके से करती हूँ, मैंने बोला कि जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट था वो था 2 रुपीज, तो मैं जो भी यूनिट्स थे ब्रेक इवन की उनको मान लूंगी x। तो इस तरीके से करूंगी ये क्वेश्चन, 2x प्लस फिक्स्ड कॉस्ट था मेरे पास 50,000, तो 50,000 ले लेते हैं यहाँ पे, 50 की जगह मैं 60 ले रही हूँ, डिविजन इजी हो जाएगा। 60,000 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा क्या था, जो सेलिंग प्राइस है वो सपोज करो कि 8 रुपीज था, तो 8
x ना। यहाँ पे ये दोनों चीज x क्यों लिए हैं हमने, क्योंकि जो यूनिट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगी ना, जितनी बेकी हैं और जितनी बनाई है वो सेम रहेगी। यही होता है हमारे पास कि कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू जो भी आपका आ रहा है। तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास, अभी हो जाएगा 60,000 इज इक्वल टू 8x माइनस 2x। नॉर्मल सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 60,000 डिवाइडेड बाय 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000 यूनिट्स। ओके, और अगर वो आपसे पूछते हैं सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीस, तो आप उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि क्या कितना है आपके पास। ओके, सो आई गेस दिस इज इनफ फॉर यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्जाम करके आना एंड होपफुली अगर कॉलेजेस खुल जाएंगे तो कॉलेज में मिलेंगे, नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस तो आप लोगों की चलेंगी ही। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।